नमस्कार दर्शकों। और पिछले एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर अमृतकाल के आत्मविश्वासी किसान, ये जो किताब डॉक्टर श्रीवास्तव ने लिखी है, इसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम उनसे पूछना चाहेंगे कि किसानों में जो नॉलेज ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो उसकी स्थिति देश में क्या है, किस हिसाब से हुई है और क्या क्या होना चाहिए उस क्षेत्र में, उसकी मैं बात करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की बहुत कोशिशें भी हो रही हैं कि किस तरीके से आगे के आने वाले समय में कृषि को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी और नॉलेज को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे भारत सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और नॉलेज ट्रांसफ़र सिस्टम है वो बड़ा रोबस्ट। शायद आपको पता हो कि अपने देश में 766 डिस्ट्रिक्ट हैं और इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का हमारा जो सिस्टम है उसमें तो आत्मा के जो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एजेंसीज हैं उनके 691 सेंटर पूरे देश भर में फैले हुए हैं और इसी तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनकी संख्या भी 731 है जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं। और इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है। जो ऑफिसर्स एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो उनको हम जैसे एडीओ कहते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, वो हर 700 फैमिलीज़ के ऊपर एक होता है। तो इन सब का काम जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ही है। तो ये सिस्टम तो बहुत रोबस्ट है। इसके अलावा भी सरकारी सिस्टम के अलावा भी जो हमारे एनजीओज़ हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो जिस फील्ड में काम कर रही हैं उस फील्ड में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती रहती है। तो इसमें तो कोई कमी दिखाई नहीं देती है, लेकिन समय के अनुसार इसमें बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और वो बदलाव क्या होना चाहिए इसके बारे में काफ़ी सोचा जा रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट्स भी अपनी बनाई हैं और रिकमेंडेशंस भी काफ़ी आई हैं। अब उसमें बदलाव कहाँ आना चाहिए उसके कुछ उदाहरण मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ। जैसे कि जो समस्या है जलवायु की, तो उसमें हम अगर पहले जल को ही लें, जल इतनी बड़ी समस्या है। आने वाले समय में कहते हैं कि युद्ध भी पानी के लिए होंगे, तो उसको हम पहले से ही क्यों न संभालें। एक समय था जब 1960, 65, 70 में हम लोग देखते थे फ्लड इरिगेशन की जाती थी और फ्लड इरिगेशन होने से ज़मीन का स्तर जो था पानी का वो गिरता चला गया। हम लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी तो तालाब जो हैं गाँव के ख़त्म होने लगे। हमारे अपने ही गाँव में जो मैनपुरी ज़िले में कनेगी गाँव है, वहाँ 2 बहुत बड़े बड़े तालाब थे और उनका जो कैचमेंट एरिया था पानी का वो बहुत ज़्यादा था। तो उसमें हमेशा पानी रहता था, आसपास के इलाकों में सब में पानी का जल स्तर ऊंचा रहता था। गांव में हर एक गांव में एक तालाब अवश्य होता था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि धीरे धीरे वो तालाब ख़त्म हो गए। जब तालाब ख़त्म हो गए तो पानी का जल स्तर और नीचे चला गया, बड़ी भारी समस्याएँ आने लगी। तो हालाँकि गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट का तो एक बहुत बड़ा अमृत सरोवर प्रोग्राम चल रहा है जो पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि पानी में पानी का संचय हो, ज़मीन के अंदर रिचार्ज हो, हमारी ज़मीनें पानी से रिचार्ज हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी खेती भी ख़त्म हो जाएगी और खेती ख़त्म होगी तो हमारी मानवता के लिए बड़ा भारी जो एग्जिस्टेंस का सवाल खड़ा हो जाएगा। तो एक तो यही वो है कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे पहुँचाएँ। इतने दिन हो गए हमारे किसानों के बीच में वो टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई हैं जो कि पानी का संरक्षण करें। अगर वो संरक्षण करने की कोई टेक्नोलॉजी है भी तो वो कॉस्टली है और उसको किसान अपना नहीं पा रहे। तो जो टेक्नोलॉजी समाज में इजीली एक्सेप्ट हो, जिसका कम खर्च हो, वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो। अब इसमें मैं उदाहरण दूँ कि पहले क्या था कि फ्लड इरिगेशन होती थी। जब देखा कि पानी का स्तर कम होता चला जा रहा है तो क्यारी बना के सिंचाई करने लगे। तो उससे क्या हुआ कि पानी लगभग 50% कम इस्तेमाल होने लगा। तो इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर नॉलेज पहले से होती तो पानी का इतना ज़्यादा दोहन ज़मीन से ना होता।
और आगे अभी भी जो पानी है इसको हमें बचाना है। तो अब कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि पानी का संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके बारे में हमें किसानों को बताना है। ये चीज़ हमारे जो कृषि विज्ञान के जो एक्सटेंशन के केंद्र हैं वो करें। उसके लिए जो एक्सटेंशन में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हैं या और सहायक हैं, उनको नॉलेज जब होगी तभी तो नॉलेज ट्रांसफ़र होगी। अब जैसे मैं एक और आपको उदाहरण बताऊं कि गांव में जो बड़े बड़े तालाब होते हैं उनमें जलकुंभी हो जाती है, और वो जलकुंभी जो है वो पानी को ख़त्म कर देती है क्योंकि उससे इवापोरेशन ज़्यादा होता है, और तालाबों की जो एक्वेटिक लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो गांव में थोड़ा बहुत जो लोग मछली खाने वाले पालने वाले हैं उनका भी रोजी रोटी ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए कभी सोचा नहीं है, और उससे क्या हुआ कि वो बढ़ती चली गई और एक समस्या बड़ी भारी खड़ी होगी। लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे युवाओं ने जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्होंने क्या किया है कि उस जलकुंभी से बहुत अच्छी खाद बनाना शुरू की, जो बहुत ही अच्छी प्रूव हो रही है। उससे कपड़े बनाने शुरू किए हैं, वो बहुत अच्छे प्रूव हो रहे हैं। उससे और सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कब जाएगी हमारे जो छोटे किसानों के पास गांव में? जब अगर सबको इस बारे में पता होगा तो फिर वो इन सब चीज़ों को अपनाएंगे और उस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, ये जो सिस्टम है जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वो जो पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें ये तो पूरा मैनुअल सिस्टम हो गया, पर इसमें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन का फ्लो किस प्रकार से है? यानी कौन किसको क्या बता रहा है कि एंड तक वो बात पहुंचे? जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च हुई, फिर वो जो रिसर्च है वो किसान तक क्या है, हायरकी क्या है, किस लेवल पे कैसे पहुंचती है वो एंड तक? जो रिसर्च हो रही है वो उसकी जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसके डेमोन्स्ट्रेशंस पूरे देश भर में लगाए जाते हैं, जगह जगह जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, फोकल पॉइंट है वहाँ पर, और वहाँ पर मेले लगते हैं, उनको दिखाया जाता है। इसके अलावा जो मीडिया है, मीडिया के थ्रू, चाहे वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो सब के सब जो हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो मैसेज पहुँचे। लेकिन अब एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई है कि पिछले दिनों में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है उससे किसान में एक तो अवेयरनेस आ गई है कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको तो वो ढूंढ के खुद ही ले आता है, वो खुद ही इन्वॉल्व होता है, बड़े बड़े मेलों में जाता है, कॉन्फ्रेंसेस में जाने की कोशिश करता है और गाँव तक वो उस टेक्नोलॉजी को ले आते हैं। ये तो हो गया कि भाई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वो को कैसे अपनाना है, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन गांव में करना है या खुद करना है, उसके बारे में किसानों को पता है। लेकिन जो मेन इशू है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अभी नहीं पहुंचा, उतनी अच्छी इफेक्टिवली नहीं पहुंचा। जैसे सॉइल का मैनेजमेंट वो कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कैसे अपनाई जाए। इसी तरह से जो एनर्जी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर में एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है और उसमें ज़्यादातर एनर्जी जो है वो पेट्रोल और डीजल के रूप में इस्तेमाल होती है। दूसरा नंबर इलेक्ट्रिसिटी का आता है। तो अब इसका एफिशिएंट यूज के लिए एक कैंपेन होना चाहिए। सरकार तो वैज्ञानिकों से कहे कि भाई आप एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप करो, और एक्सटेंशन वर्कर हैं वो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को वहाँ तक ट्रांसफ़र करें। तो ये जब सिस्टम हो जाएगा तो जो एनर्जी मैनेजमेंट है वो ज़्यादा होगा। लेकिन आजकल है क्या कि पॉलिटिशियन थोड़ा सा गड़बड़ ये कर देते हैं कि हम फ्री कर देंगे बिजली। तो जब बिजली फ्री कर देंगे तो फिर वो ना किसान सोच रहा है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के लिए और ना साइंटिस्ट को अपनी टेक्नोलॉजी दिखाने का मौका लग रहा है। जब वो टेक्नोलॉजी है भी तो उसे कोई परचेज कैसे करेगा? तो हमें किसानों को ये बताना चाहिए कि आपको एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज लें, उस पर हमें सब्सिडी दें, ना कि आपका बिजली का बिल हम माफ़ करें। तो ये सब चीज़ें वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो सहकारिता समूह बने हुए हैं, गुजरात में एक बड़ा अच्छा वो कैंपेन चल रहा है इस समय। एक किसान ने क्या करा कि अपने यहाँ पहले सोलर पैनल्स लगाए और इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर सिस्टम से बनी उसको
इस्तेमाल किया और उसने आसपास के गांव के किसानों को दिखाया, तो उसका जब यूज लोगों को समझ में आया कि इससे तो बहुत फ़ायदे हैं, तो लोग उनसे जुड़ने लगे और बहुत सारे किसानों ने मिलकर एक समूह बनाया और उस समूह से क्या है कि सोलर एनर्जी सहकारिता समूह बन गया और जो बिजली उससे मिलती है वो फार्म पर इस्तेमाल होती है और फार्म पर इस्तेमाल होने के बाद जो बचती है वो नेशनल ग्रिड में चली जाती है। तो उससे जो फ़ायदा होता है वो किसानों में आपस में बढ़ जाता है। तो अब ये जो एक किसान के प्रयत्न से ये जो समूह बना एनर्जी हार्वेस्ट करने का, सोलर एनर्जी हार्वेस्ट करने का, तो उसकी वजह से अब और सारे समूह बनने लगे। तो इस तरह की जो है टेक्नोलॉजी, इसमें सरकार को और आगे आने चाहिए। इस तरह के समूह पूरे देश भर में बनना चाहिए। उनको सब्सिडी अगर देनी है तो सोलर पैनल्स के लिए, हालांकि दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सोलर पैनल पे, लेकिन और अगर अच्छी तरह दे सकते हैं तो वो दें। तो वो चीज़ें होने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे शायद इस कैंपेन को चलाया जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो आज एक पानी के बाद सबसे बड़ा इशू। जो मिडिल ईस्ट में आजकल जो झगड़े चल रहे हैं, कल को वहाँ से तेल आना बंद हो जाए तो आज जो 100 रुपये लीटर तेल है वो कल 1000 रुपये हो सकता है। तो इसलिए हमें जो अल्टरनेटिव एनर्जी है उसकी तरफ जाने की आवश्यकता है। अच्छा, ये एक जो लास्ट सवाल है वो ये है कि जो एक बहुत बड़ा इशू है कि जो हमारा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में पहुंचने से पहले ही वो या तो ख़राब हो जाते हैं या उस हालत में आ जाते हैं कि उनका सही दाम फिर मार्केट पहुंचते पहुंचते मिलता नहीं है। तो जो कोल्ड स्टोरेज या फिर जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं उसमें अभी तक तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी, बट उनसे भी इतना हो नहीं पाया क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और बड़ा मॉडर्न चाहिए, तो वो मॉडर्नाइजेशन उतना हो नहीं पाया। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर की कैसे इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और जो लोग प्राइवेट सेक्टर का विरोध कर रहे हैं कि इसमें ना आए उसमें ना आए, तो उस हिसाब से तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी कई साल चाहिए, तो उसमें आपके क्या ओपिनियन है? देखो, किसान विरोध नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए, हमने तो बचपन से देखा है कि गांव में जो कोल्ड स्टोरेज होते थे वो प्राइवेट सेक्टर के होते थे और किसान का आलू वहाँ रखा जाता था या और दूसरी फसलें वहाँ रखी जाती थी। और वो बाद में, हाँ, ये जरूर था कि भाई कोई कोल्ड स्टोरेज वाला ज़्यादा पैसे ले लेता था, कोई ज़्यादा उसमें कटौती कर देता था उनके प्रोड्यूस में। तो इसके लिए सरकार को सामने आना चाहिए कि भाई ये इस तरह का एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हो जाए और इसमें किसान को कोई नुकसान ना हो और उसको इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कोई नुकसान ना हो, जो व्यवसायी है। क्योंकि बिना व्यवसायियों को इन्वॉल्व किए हुए कोई ये सोचे कि सारा किसान अपने आप कर लेगा या सरकार किसान के लिए सब कुछ कर देगी, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बहुत सारे प्रोड्यूस हैं, उनके लिए हर कोई ना तो एक्सपर्ट है, ना उसके पास इतना धन है कि भाई हम उसको रख लें, ना उसके पास इतना प्रोड्यूस है। मान लो किसी ने 5 करोड़ रुपए लगा के कोई स्टोरेज बना लिया, तो उसमें रखने के लिए चाहिए कोई भाई गांव वाले अगर उसमें सब में रखेंगे तो उनको भी तो उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर के पास जो नॉलेज है, हमें उस नॉलेज का फ़ायदा उठाना चाहिए और वो नॉलेज तभी हम उठा सकते हैं जब उनके साथ अच्छे हमारे संबंध हों, और संबंध अगर अच्छे तभी हो सकते हैं जब न किसान को नुकसान हो न उनको नुकसान हो। तो दोनों को ही थोड़ा थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। किसान को विश्वास बढ़े उद्योगपतियों में और उद्योगपति को विश्वास हो अपने किसानों में। तो जो प्रोड्यूसर और मार्केट करने वाला या जो स्टोरेज करने वाले हैं, उन सब के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य होगा, तभी एक फूड चेन बढ़िया बनेगी और सप्लाई चेन जैसे कहते हैं। तो हमारा जो प्रोड्यूस है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और टाइमली मार्केट में पहुंचेगा। अब मार्केट के लिए जो टाइमली पहुंचाने के लिए तो बहुत अच्छे साधन हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन स्टोरेज की फैसिलिटीज़ अभी भी लैकिंग है उस लेवल पे। हाँ, उस लेवल पे नहीं है। इसलिए इसमें सरकार भी आए और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाए और किसानों में और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके बीच में सौहार्द डेवलप किया जाए, तब हमारी एग्रीकल्चर को फ़ायदा होगा। अच्छा, एक बिल्कुल जाते जाते एक सवाल है, वो ये है कि बहुत सारे जो हमारे किसान हैं वो, क्योंकि वो सारा काम अपने आप कर रहे हैं, तो कई बार कई इनोवेशन वो अपने लेवल पे कर लेते हैं। तो वो जो इनोवेशन है
वो कैसे वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचाए या रिसर्च सेंटर तक पहुंचाए और वो फर्दर वहाँ से उस इनोवेशन को एक बड़ा रूप देके सब तक पहुंचाया जा सके, उसकी क्या चेन है? कई बार क्या होता है इनोवेशन किसान तक ही रह जाती है, वो बेचारा आगे किसी को बता नहीं पाता, तो वो उसका क्या रूट है? हाँ देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि इनोवेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, कई नई चीज़ें आ जाती हैं उनके पास। एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ को भी कर रहे हैं। जैसे हमने पिछली बार आपके जो इंटरव्यू था उसमें बताया था कि कैथल के पास एक कंबोज जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी, इसी तरह के हरियाणा में भी और दूसरी जगह भी बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि बहुत ही कम पैसों में अवेलेबल हो जाएंगी और बहुत ही अच्छी एफिशिएंट, लेकिन उनको सरकारी सहायता जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए ताकि वो टेक्नोलॉजी का मल्टीप्लिकेशन हो और उसका एक्सटेंशन हो। अब मान लो किसी ने बनाई है बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े से लोगों के बीच में ही लोगों को पता है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है या उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो हमारे किसानों के पास या युवाओं के पास वो नॉलेज तो है, इनोवेट भी कर रहे हैं, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम, हालांकि अब तो सपोर्ट सिस्टम आ गए हैं जो सरकार की तरफ से फंडिंग भी हो जाती है, वो अगर सबमिट करें और इसमें सहायता उनको मिल जाती है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो है उनको सहायता मिली भी हुई है। और उनका जहाँ तक एक्सटेंशन का सवाल है, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चला था और अब भी शायद चल रहा हो। जब मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था उस टाइम वो प्रोजेक्ट मेरे पास भी था, उसको NIP प्रोजेक्ट कहते हैं, NAIP। तो उस प्रोजेक्ट में यही था कि यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजीज़ का कॉमर्शलाइजेशन करो, या ऐसे किसान हैं जिन्होंने कोई इनोवेशन किया है तो उनको जोड़ो यूनिवर्सिटी के साथ में, उनमें कोई रिफाइनमेंट की ज़रूरत हो तो उसको रिफ़ाइन करो और फिर उसका कॉमर्शलाइजेशन करवाओ। तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, पूरे देश भर में वो चला प्रोजेक्ट। अब उसका कोई और नाम हो सकता है वो, लेकिन वो प्रोजेक्ट इस तरह के गवर्नमेंट चला रही है। लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाए तो और तेज़ी आएगी और किसानों के एक समूह इस तरह के बनाए जाएँ जो इनोवेटिव किसान हैं, वो उनको कोई ऐसी फंडिंग हो ताकि वो एश्योर हों कि हम कोई काम कर रहे हैं, अगर इसमें फेलियर भी हो जाएगा तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब साइंस में फेलियर पहले होता है, सफलता बाद में मिलती है। फेलियर से ही हम सीखते हैं और जब हम सीख जाते हैं तो अच्छी सफलताएं मिलने लग जाती हैं। वही किसानों के साथ भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीकल्चर में, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, आप काफ़ी समय से जुड़े भी रहे इसमें। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इसके बारे में एक छोटी सी व्याख्या आप हम सबको बताएं कि उसका क्या रिलेशन है एग्रीकल्चर से। मैं इस संबंध में आज तो बहुत थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लेकिन इस पर मैं अलग से करना चाहता हूँ, पर छोटा सा। लेकिन छोटी बात ये है कि एक समय था जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी, और जब इसके बारे में बात चली, WTO आया, WTO में जब ओपन मार्केट होगा तो उसमें एक रूल ये था कि भाई आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना है मार्केट में उतारने से पहले। बाहर की जो प्रॉपर्टी है इंटेलेक्चुअल, उसको आपको प्रोटेक्शन देना है ताकि उसका कोई उसकी कॉपिंग करके और उसका फ़ायदा न उठाए। तो ये जब बात आई तो फिर देश में एक बड़ा भारी कैंपेन चला, भारी तो नहीं कहेंगे लेकिन एक कैंपेन चलने लगा। उससे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादातर नॉलेज जो थी IITs के प्रोफेसर्स को और स्टूडेंट्स को हुआ करती थी। एग्रीकल्चर के फील्ड में नहीं, एग्रीकल्चर के फील्ड में कम थी, या जो फार्मा कंपनी हैं इनमें ज़्यादा होती थी, या और छोटे मोटे और भी होते थे, बायोटेक्नोलॉजी में होती थी, लेकिन इन जनरल नहीं होती थी। फिर बाद में जब ये WTO में ये सब चीज़ें हो गई, उसमें ये भी हुआ कि आपको प्लांट प्रोटेक्शन भी लीगली करना है। तो फिर हमारे देश में एक सोई जनरल सिस्टम डेवलप हुआ है जिसको प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एक्ट के रूप में आया, और अपने प्लांट्स को भी लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बन गया। तो ये सब हुआ है, लेकिन अभी उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है जो किसानों तक पहुंचे, और इसको कराना बहुत ज़रूरी है। और नहीं ज़रूरी मतलब हम अगर उसको इतना नहीं अच्छी तरह समझेंगे तो उसका नुकसान किसानों को होगा, इंटेलेक्चुअल्स को होगा, और जो युवा हैं उनको।
और किसान भी इंटेलेक्चुअली हाँ। कोई चीज वैरायटी उसने हाँ। बना ली, हाँ, अब तो मान लो intellectual- प्रोटेक्ट नहीं कर हाँ, पाया वो तो intellectual- फिर कोई और फायदा नहीं। हाँ, तो इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, कभी आप आएँ और इसके बारे में फिर हम लोग डिस्कस करें। चलिए, अब बहुत अच्छा साक्षात्कार आपके साथ हुआ और मैं यही चाहूँगा कि सब लोग जाएं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर, ये किताब वहाँ पे अवेलेबल है, अमृतकाल के आत्मविश्वासी किसान। सब लोग जाएं वहाँ परचेज़ करें और हमारा जो चैनल है कृषि ज्ञान इंडिया, इसको सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।